Bismillahirrahmanirrahim. In our last class, we had discussed about the calculation of power factor improvement. कि जो पावर फैक्टर करेक्शन होता है या पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट होता है उसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने वो कैलकुलेशन पावर ट्रायंगल से भी फाइंड आउट की और एक एग्जांपल हमने सॉल्व किया। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम एग्जांपल्स। आज हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सही। So we have an example number 2. A single phase motor connected to 400 volt 50 Hz supply takes 31.7 ampere at a power factor of 0.7 lagging. Calculate the capacitance required in parallel with the motor to raise the power factor to 0.9 lagging. हमारे पास एक सिंगल फेज मोटर है जो 400 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्टेड है और जो 31.7 एम्पियर करंट ड्रा कर रहा है एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.7 लेगी। अब इसी पावर फैक्टर को हमने इम्प्रूव करना है, इसी पावर फैक्टर को हमने इम्प्रूव करना है 0.9 तक। तो उसके लिए कितनी कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड होगी कि हम इसी मोटर के साथ कनेक्ट करें। सही। सो वी हैव दिस सर्किट। एक हमारे पास मोटर है 400 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्टेड है और ये 31.7 एम्पियर करंट ड्रा कर रहा है। सही है। एंड दिस इज एक्चुअली द फेजर डायग्राम। सही है। तो असल में हमने पावर फैक्टर इंप्रूव करना है 0.7 से 0.9 तक। तो उसके लिए कितनी कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड है वो कैपेसिटेंस हमने फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर दैट फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर we have to calculate the capacitor current, we have to calculate IC। सही है। और IC हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमने डिफरेंट फार्मूलाज ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। सो लेट्स लुक एट द फेजर डायग्राम। अगर आप यहाँ पे देख लें, सो वी हैव द रेफरेंस वोल्टेज एंड वी हैव दिस करंट IM। IM इज एक्चुअली 31.7। सही है। एंड दिस इज the capacitor current IC. So we will find the capacitor current and from the capacitor current we will find the capacitance. सही है। and we know that ये IC है तो ये भी IC है। जब IC और IM का हम फेजर सम ले लेंगे so this will be I. So actually we have to find out this part and this part is actually IC। सही है। एक फार्मूला हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में दैट दिस IC विल बी इक्वल टू IM साइन ऑफ phi m। IM जो एंगल बना रहा है दैट इज phi m और ये I जो एंगल बना रहा है दैट इज एक्चुअली phi। सो दिस IC विल बी इक्वल टू IM साइन ऑफ phi m माइनस I साइन ऑफ। सही है। phi m cos of phi m is given and cos of phi is given. We know that this power factor is cos of phi m and this is 0.7। सही है। और हमने पावर फैक्टर रेस करना है 0.9 तक। So cos of phi is actually 0.9। So if the angles are known, if cos of phi m is known and cos of phi is known, cos of phi m भी गिवन है, cos of phi भी गिवन है, तो इससे हम sin of phi m भी फाइंड आउट कर सकते हैं और sin of phi भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द एंगल phi। तो हमारे पास फार्मूला कौन सा है? IC is equals to IM sin of phi m minus I sin of phi। सो पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें नोन है। IM is given, that is 31.7 एम्पियर। तो IM भी गिवन है और phi m भी गिवन है। phi m cos of phi m गिवन है तो cos of phi m से हम phi m फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। cos of phi m is 0.7 so phi m will be equal to 45.5 डिग्री। सही है। सो ये एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं cos of phi m। तो इससे हम ये कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं IM sin of phi m।
मतलब जो रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है। अब बात है आई की। आई फिलहाल हमें गिवन नहीं है। आई हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? तो अगर आप यहाँ पे देख लें, ये बात हमने कई दफ़ा डिस्कस की है कि जब हम पावर फैक्टर इम्प्रूव करते हैं तो जो एक्टिव कंपोनेंट होता है वो सेम रहता है। The active component remains the same whereas the reactive component is reduced. एक्टिव कंपोनेंट सेम रहेगा और जो रिएक्टिव कंपोनेंट है वो रिड्यूस कर जाएगा। सही है। सो दिस कंपोनेंट, दिस एक्टिव कंपोनेंट will remain the same before and after power factor improvement or power factor correction. So this component is actually Im cos of phi. सही है। और अगर आप I लें तो I का भी ये कंपोनेंट क्या बनेगा? I cos of phi. So Im cos of phi m will be equal to I cos of phi. So Im is given, cos of phi m is given, that is 0.7 and cos of phi is given, that is 0.9. तो इससे हम I फाइंड आउट कर सकते हैं। जब I हम फाइंड आउट कर लेंगे तो इससे हम I sin of phi भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास ये कंपोनेंट भी फाइंड आउट हो जाएगा और ये कंपोनेंट भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो इससे हम IC आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब IC हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा तो इससे हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक कैपेसिटेंस इज इक्वल टू IC, C इज इक्वल टू IC डिवाइड बाय ओमेगा V। सो IC हम फाइंड आउट कर लेंगे। V is given, that is 400 watt, and omega is given 2 pi f. 2 is given, pi is given, and f is given. तो हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन आप बुक से भी देख सकते हैं। लाइक अगर हम सोल्यूशन देख लें, दिस इज एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल। So this is the phasor diagram. So active component of Im, that is Im cos of phi m. This is actually Im cos of phi m. Active component of I, this is actually I cos of phi. This is I cos of phi. So we know that before and after power factor improvement, the active component will remain the same. So I cos of phi will be equal to Im cos of phi m. So cos of phi is given, that is 0.9, cos of phi m is given, that is 0.7. तो इससे हम I find out कर सकते हैं। This was the active component. Now the reactive component of Im. Im is given, तो हम sin of phi m find out कर सकते हैं by finding the angle phi m from cos of phi m. सही है। So reactive component हम find out कर लेंगे, that is 22.6 एम्पीयर। और रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ आई हमारे पास गिवन है, साइन ऑफ फाई हमारे पास गिवन है। तो इससे हम रिएक्टिव कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज 10.75 एम्पीयर। ये फार्मूला भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दैट आई सी दिस कंपोनेंट, आई सी इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ फाई एम, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ आई एम, दैट इज आई एम साइन ऑफ फाई एम, माइनस रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ आई, दिस इज रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ आई, this is I sin of phi. So I am sin of phi m भी given है और I sin of phi भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इससे हम IC भी फाइंड आउट कर लेंगे और IC से हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेंगे। As we know that IC is equal to V divided by XC and XC is 1 over 2 pi FC. इससे हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेंगे। So this amount of capacitance or a capacitor having this rating is actually required to raise the power factor of a single phase motor from 0.7 to 0.9. अभी आप देख लें कि पावर फैक्टर हमने इम्प्रूव कर लिया 0.7 से 0.9 तक। सही है। तो पहले हमारे पास जो करंट था जब हमने कैपेसिटर कनेक्ट नहीं किया था, दैट वाज 31.7 एम्पीयर। जब हमने पावर फैक्टर इम्प्रूव कर लिया, so the circuit current was I, so the I is 24.65 एम्पीयर। So the total current got reduced, जो total current था वो reduce हो। सही है। So this is actually the proof कि जब हम power factor improve करते हैं
So the active component remains the same, but the reactive component gets reduced. Reactive component of current or reactive component of power get reduced. जब reactive component reduce हो जाएगा, automatically जो हमारा circuit current है वो reduce कर जाएगा. So this is beneficiary for the consumer as well as for the generating stations. Now let's discuss another example. Let's suppose we have a single phase AC generator. हमारे पास एक AC जनरेटर है, एक AC यूनिट है जो इन लोड्स को पावर सप्लाई कर रहा है. एक हमारे पास है लाइटनिंग लोड ऑफ 20 किलोवाट एंड दैट इज ऑपरेटिंग एट यूनिटी पावर फैक्टर. दूसरा लोड जो है हमारे पास है इंडक्शन मोटर लोड. रेटिंग क्या है 100 किलोवाट की और पावर फैक्टर क्या है 0.707 लैगिंग. और तीसरा लोड जो है दैट इज एक्चुअली सिंक्रोनस मोटर लोड. रेटिंग क्या है जो एक्टिव पावर है दैट इज 50 किलोवाट और पावर फैक्टर क्या है 0.9 लीडिंग. तो आप देख लें एक लोड जो है वो यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा है, दूसरा लोड जो है सेकंड लोड वो 0.707 लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा है और तीसरा लोड जो है वो 0.9 लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा है. हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने टोटल एक्टिव पावर फाइंड आउट करना है और टोटल केवीए फाइंड आउट करना है कि एक जनरेटर कितना केवीए सप्लाई कर रहा है और कितना एक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है और पावर फैक्टर हमने फाइंड आउट करना है. सही है. तो टोटल किलोवाट या टोटल एक्टिव पावर को हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज 20 किलोवाट प्लस 100 किलोवाट प्लस 50 किलोवाट. टोटल किलोवाट हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं 20 प्लस 100 प्लस 50. सही है. बट टोटल केवीए हम यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते. क्यों? अगर आप यहाँ देख लें तो तीनों लोड्स डिफरेंट पावर फैक्टर्स पे ऑपरेट कर रहे हैं. जब तीनों लोड्स डिफरेंट पावर फैक्टर्स पे ऑपरेट कर रहे हो सो वी हैव टू फाइंड द एक्टिव पावर एज वेल एज द रिएक्टिव पावर. फिर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर से हम टोटल केवीए फाइंड आउट कर सकते हैं. सही है. हमारे पास जो फार्मूलाज हैं केवीए इज इक्वल टू किलोवाट डिवाइड बाय पावर फैक्टर. पावर फैक्टर की डिफिनीशन से हम केवीए फाइंड आउट कर सकते हैं. As we know that power factor is actually the ratio of the active power to the apparent power. Cos of phi is equals to kilowatt divided by kVA. So kVA will be equal to kilowatt divided by apparent power. या kVA will be equal to kilowatt divided by power factor. सही है. So हम अगर इसी लोड को फर्स्ट लोड कहें, इसी को सेकंड लोड कहें, इसी को थर्ड लोड कहें, सो हम KVA1 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, KVA2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, KVA3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सही है. अब KVA1 जो है वो यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट करता है. इट मींस दैट द करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज. द एक्टिव पावर विल बी इन फेज विद द वोल्टेज. दूसरा लोड जो है वो 0.707 लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा है. सो इट मींस दैट द करंट विल बी लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज. और जो तीसरा लोड है दैट इज एक्चुअली 0.9 लीडिंग. सो इट मींस दैट जो हमारा केवीए होगा दैट विल बी लीडिंग, जो हमारा करंट होगा दैट विल बी लीडिंग विद वोल्टेज. तो अगर आप किसी फेजर डायग्राम को देख लें सो वी हैव द रेफरेंस वोल्टेज V. वी हैव द रेफरेंस वोल्टेज V. हमारे पास cos of phi1 given है that is 1. It means that the angle is 0 degree. It means that the current is in phase with voltage. दूसरा एंगल जो है जो पावर फैक्टर है that is cos of phi is 0.707. तो इससे हम phi निकाल सकते हैं. और तीसरा जो पावर फैक्टर है that is 0.9 लीडिंग, तो इससे भी हम एंगल निकाल सकते हैं. सही है. तो अगर आप फेजर डायग्राम को देखें so in phasor diagram we have kVA1. kVA1 is equal to kilowatt because the reactive power is 0. क्योंकि पावर फैक्टर हमारे पास यूनिटी है, करंट वोल्टेज के साथ इन फेज है, तो जो हमारा रिएक्टिव पावर है वो 0 है. सो kVA1 is in phase with the voltage. This is actually the lightning load. जो इंडक्शन मोटर लोड है that is of 100 किलोवाट
तो इससे हम 100 किलोवाट और पावर फैक्टर जो है वो 0.707 लेगी। तो इससे हम केवीए फाइंड आउट कर सकते हैं। सो केवीए 2 विल बी इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 0.707 लेगी। सही है। सो दिस इज एक्चुअली केवीए 2. So cos of phi is 0.707. So phi will be equal to 45 degree. Phi 2 is 45 degree, and that is lagging the voltage. KVA 2 is lagging the voltage. तीसरा जो हमारा लोड है that is actually synchronous motor load of 50 kilowatt. So 50 divided by 0.9. This will give us KVA 3. So this is actually KVA 3. And what will be the angle? Cos of phi is cos of phi 3 is 0.9. So phi 3 will be equal to 25.8 degree. So KVA 1 is equal to kilowatt 1 because we have unity power factor and the current is in phase with the voltage. अब हमारे पास KVA 2 है। सही है। So KVA 2 से एक्टिव पावर तो ऑलरेडी हमें नोन है, that is 100 किलोवाट। किलोवाट 2 that is 100 किलोवाट। सही है। तो हम रिएक्टिव पावर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो किलोवाट 2 विल बी इक्वल टू केवीए 2। केवीए 2 ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया, इनटू साइन ऑफ फाई, साइन ऑफ 45 डिग्री। तो हम किलोवाट भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक्टिव पावर भी आ जाएगा और रिएक्टिव पावर भी आ जाएगा। सो एक्टिव पावर कौन सम कर लेंगे, रिएक्टिव पावर कौन सम कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल केवीए भी आ जाएगा और फिर पावर फैक्टर भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये एग्जांपल किस तरह सॉल्व होगा? ये हमारे पास एग्जांपल है। वी हैव लाइटनिंग लोड। तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि चूंकि तीनों लोड्स डिफरेंट पावर फैक्टर्स पे ऑपरेट कर रहे, तो केवीए को हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। पहले हम क्या करेंगे कि टोटल किलोवाट को फाइंड आउट करेंगे और फिर टोटल किलोवाट्स को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उनको सम कर लेंगे तो हम टोटल केवीए फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद हम पावर फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी नो दैट KVA1 is equal to kilowatt 1 divided by cos of phi 1, because we know that power factor is the ratio of the actual power to the apparent power. So apparent power for the load 1 will be equal to the active power for the load 1 divided by the power factor for the load 1. So this will be 20 kVA. So look, चूंकि current voltage के साथ in phase है, so the total kVA is equal to the total kilowatt. इसी तरह हम KVA2 भी फाइंड आउट कर लेंगे और KVA3 भी फाइंड आउट कर लेंगे। सही है। अब पावर फैक्टर हमारे पास नोन है, cos of phi 1, cos of phi 2, cos of phi 3. इससे हम sin of phi 1 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, sin of phi 2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं और sin of phi 3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक cos of phi 1 से हम phi 1 फाइंड आउट कर लेंगे, cos of phi 2 से हम phi 2 फाइंड आउट कर लेंगे और फिर phi 3 फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसका साइन लेके हम sin of phi 1, sin of phi 2 और sin of phi 2, phi 3 जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। सही है। तो देख लें जो KVR1 है, दिस इज KVA1 into sin of phi 1, क्योंकि sin of phi 1 0 डिग्री है। सो जो रिएक्टिव पावर फॉर द लोड 1 है दैट इज एक्चुअली 0। Similarly, this is the reactive power for the load 2 and this is the reactive power for the load 3. यहाँ पे देख लें, the total kilowatt will be equal to 20 plus 100 plus 50, that is 170 kilowatt. The total kilowatt is 0 minus 100 plus 24.3. So this is the total kilowatt. The total kilowatt is minus 75.7. So it means that this is lagging. So from the formula we know that total kVA will be equal to, according to Pythagoras theorem, kilowatt square plus kilowatt square under the root. So this is actually total kVA. तो हमारा टोटल केवीए भी फाइंड आउट हो गया, टोटल किलोवाट भी फाइंड आउट हो गया एंड पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर इज एक्चुअली द टोटल किलोवाट डिवाइड बाय टोटल केवीए। अगर हमने एसी जनरेटर का पावर फैक्टर फाइंड आउट करना हो, सो दिस विल बी द टोटल किलोवाट डिवाइड बाय द टोटल केवीए। सो दिस इज 0.914। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 3। Now what's the next example? A three-phase
5 kilowatt induction motor has a power factor of 0.75 lagging. A bank of capacitors is connected in delta across the supply terminals and power factor raised to 0.9 lagging. Determine the kVAR, the kilowatt rating of the capacitors connected in each phase. एक 5 किलोवाट एक 3 फेज 5 किलोवाट इंडक्शन मोटर जिसका पावर फैक्टर है 0.75 लेगी। उसी इंडक्शन मोटर्स के साथ हम कैपेसिटर बैंक्स कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटर बैंक कनेक्ट करते हैं। रिमेंबर दैट ये बात हमने डिस्कस की थी कि जब हम 3 फेज की बात करते हैं तो जो कैपेसिटर्स हम कनेक्ट करते हैं वो या हम स्टार में कनेक्ट करते हैं या हम डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। सही है, तो ये हमारे पास एक 3 फेज 5 किलोवाट इंडक्शन मोटर है जिसका पावर फैक्टर हमने 0.75 से 0.9 तक इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर बैंक लगाते हैं डेल्टा में, तो हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है। सो हमने क्या डिटरमिन करना है कि जो कैपेसिटर्स बैंक हम लगा रहे हैं उनकी जो किलोवाट रेटिंग है वो फाइंड आउट करना। तो अगर आप लोगों को याद हो तो ये फार्मूला हमने डिस्कस किया था, दैट दी लीडिंग किलोवाट्स taken by the condenser bank or capacitor bank will be equal to the active power into 10 phi 1 minus 10 phi 2। ये फार्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सही है कि अगर एक्टिव पावर हमारे पास नोन हो और पावर फैक्टर्स हमारे पास नोन, सही है, तो हम लीडिंग किलोवाट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और लीडिंग किलोवाट से हम कैपेसिटेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द करंट आईसी, और फिर आईसी से हम कैपेसिटेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने किलोवाट्स फाइंड आउट करना है। सो एक्टिव पावर P हमारे पास गिवन है, दैट इज 5 किलोवाट। फाई 1 जो प्रीवियस हमारा पावर फैक्टर था दैट इज 0.75, कॉज ऑफ फाई 1 इज 0.75। तो इससे हम फाई 1 फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर उसका 10 लेके हम 10 फाई 1 फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इम्प्रूव्ड पावर फैक्टर है दैट इज 0.9। So cos of phi 2 is 0.9, तो इससे हम phi 2 फाइंड आउट कर सकते हैं and phi 2 will be equal to cos inverse of 0.9। So phi 2 हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा, फिर phi 2 से हम tan phi 2 फाइंड आउट कर सकते हैं। So by determining tan phi 1 minus tan phi 2 and active power is already given, we can determine the leading kilowatts taken by the condenser bank or taken by the capacitor bank। फिर जब उसी लीडिंग किलोवाट्स को हम 3 पे डिवाइड करते हैं, सो इट विल गिव अस द किलोवाट रेटिंग ऑफ द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन ईच फेज। बिकॉज वी हैव अ 3 फेज, इसलिए हम 3 पे डिवाइड करते हैं कि ईच फेज का जो रिजल्ट है वो हमारे पास आ जाए। सही है, अब हमने किलोवाट रेटिंग फाइंड आउट कर ली। इससे हम अगर मतलब कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड हो तो हम कैपेसिटेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं by calculating the capacitor current in terms of the capacitance। फिर उसी को कंपेयर करके हम कैपेसिटेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी को अगर फिर हम किलोवाट रेटिंग से कंपेयर कर लें तो हम कैपेसिटेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस तरह नेक्स्ट एग्जांपल में शो किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख लें, सही है, उसमें कोई मसला नहीं होगा। पहले हम किलोवाट रेटिंग फाइंड आउट करते हैं और किलोवाट रेटिंग से फिर हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। इस तरह कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे that by calculating the capacitor current in terms of capacitance, और फिर उसी को जब हम किलोवाट रेटिंग से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस एग्जांपल को पहले देख लेते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है, cos of phi 1 is 0.75, तो इससे हम phi 1 फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 41.41 डिग्री। सही है, इसी phi 1 का 10 लेके हम टेंजेंट ऑफ phi 1 फाइंड आउट कर लेंगे। cos of phi 2 is 0.9 लेंगे, सो इससे हम phi 2 फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उससे हम tan phi 2 फाइंड आउट कर लेंगे। एक्टिव पावर इज गिवन, हमने tan phi 1 फाइंड आउट कर लिया, tan phi 2 फाइंड आउट कर लिया, तो इससे हम जो लीडिंग किलोवाट्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कि जब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ईच फेज का जो रेटिंग है, ईच फेज की जो रेटिंग है वो आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल में भी यही चीज है, सही है, लेकिन इसमें हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि लीडिंग किलोवाट्स हम फाइंड आउट करते हैं, फिर जब लीडिंग किलोवाट्स हम फाइंड आउट कर लें,
So this is actually the leading kilowatts. We know that phase voltage is given, capacity of reactance is 1 or 2 pi f. तो हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर करंट फाइंड आउट करते हैं in terms of the capacitance. We also know that the kilowatts per phase is V phase VI. VI is actually the kilovolt into kilowatt into the capacitor current. So this will be actually kilowatt because we have the capacitor current and capacitor current leads the supply voltage. So this will actually give us kilowatt. 1000 पे हम क्यों डिवाइड करते हैं? Because this is not the watt, this is the kilowatt. सही है? तो इन वाट्स को हमने किलोवाट में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं? 1000 पे डिवाइड करते हैं. So this will be in case of this will be in terms of C. तो इसको जब हम इसके साथ कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. So this is actually a simple example. आप इसको देख लें तो कोई मसला नहीं होगा. तो ये भी किलोवाट पर फेज है और ये भी किलोवाट पर फेज है. इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. So this will be actually the capacitance of the capacitor. So these were some examples. Go through these examples and if you have any question you can ask. So these were some examples. Thank you.